हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। केमिस्ट्री में हमने पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इसमें हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, हमने यहाँ तक जो है कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज की जो क्लास है टॉपिक हमारा दूसरा ही रहने वाला है। हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप पहले से ही चैनल पे जो है आ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है हमारी क्लासेस की आप तक पहुंचे। और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम जितने भी आपके साथी हैं तैयार कर रहे हैं टीचिंग का या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल जो है वीडियो को शेयर कीजिए। और जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप सब जगह शेयर करके उन्हें सभी को इस क्लास में बुला लीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे आपके बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और वो भी जो है PYQ आपके एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपके पेपर में आ चुके हैं। और आपको यहाँ पे बात करें तो आप जानते हैं कि आपका लेवल इस बार थोड़ा बढ़ाया जाएगा, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस ही आपका जो है क्लियर करवा सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और इसमें चौथा क्वेश्चन हमारा था, चौथे क्वेश्चन से देखना है। क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या सम्मिलित होता है? कॉपर, जिंक और निकल सल्फेट जो है शामिल होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकल मिश्र धातु हैं। इसमें 60% क्या होता है? तांबा होता है, 20% निकल होता है और 20% जस्ता होता है। यानी 60% अकेले इसमें तांबा होता है, बाकी 40 में डिवाइड हो जाता है निकल और जस्ता। ठीक है, अगला बात करें हम। अच्छा, जर्मन सिल्वर का प्रयोग क्या कहाँ पे करते हैं? तो बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो ये पीतल क्या है? तांबे की मिश्र धातु है। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था या अथवा संयुक्त अवस्था दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो तांबा की मिश्र धातु कौन कौन सी है? पीतल, कांसा और गन मेटल। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर आप किसे कहते हैं? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं? आप जानते हैं तापमापी या थर्मामीटर के में आप उपयोग करते हैं, वहाँ पे होता है। इसे तरल चांदी के नाम से भी जाना जाता है, किसी क्विक सिल्वर को। ठीक है, यानी पारा को। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से आपका बिजली बनता है। ठीक है, जल्द ही आपके जम्मू कश्मीर में यूरेनियम का भंडार पाया गया है। ठीक है, तो यूरेनियम हमारा अगर हमें मिल जाता है, हम उसका प्रयोग करने लगते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट हो जाएगा। बिजली हमारी सस्ती हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। क्या करता है पौधा? क्या करता है? पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करते हैं? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। ओके, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता को जो है स्टील में जो कठोरता होती है उसको कैसे बढ़ाई जाती है? तो ये क्या किया जाता है? कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो है स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा, पिटवा लोहा दोनों से ही किया जाता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई जाती है और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है। स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिलाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और एक चीज़ और आप देखते हैं ठंडियों के मौसम में जो है हीटर होता है, हीटर से भी क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर आप हीटर को ठंडियों के मौसम में रूम बंद करके आप हीटर ऑन करके सो जाते हैं तो इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इसी को दम घुटू गैस कहते हैं। और इसी की वजह से लोग सोए सोए ही बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में वो क्या कहते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो है क्योंकि ऑक्सीजन पास नहीं हो पाता है रूम से और ये क्या होता है पूरे रूम को, इन्वायरमेंट को जहरीला कर देता है और आपके सांस के थ्रू ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे देखिए तो मोटर वाहनों से निकलने वाली धुओं में सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। इसके अलावा आँख एवं कान में जलन होती है जब ये जो है इसके जो प्रभाव होते हैं और श्वास फेफड़े संबंधी रोग हो जाती हैं। शीतल रातों में कोहरे के यानी जब ठंड का मौसम होता है, आप जानते हैं इस टाइम के समय धुआं, धूल, कार्बन और शीशे के कण वायुमंडल की वायु में तैरते हैं। इस दशा को धूम्र कोहरा भी कहते हैं। और बात करें यहाँ पे ज्ञातव्य है कि 1952 ईस्वी में लंदन के धूम्र कोहरा में दम घुटने से 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें पृथ्वी के तापमान वृद्धि में उत्तरदायी होते हैं। यानी क्या करते हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। तो ये लंदन की घटना है 1992 में 52 में क्या हुआ था, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही वहाँ पे 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो देखिए हाइड्रोजन को जलाने से हमें जो है पानी ही प्राप्त होता है। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषित नहीं होता है। तो ये इसे हाइड्रोजन को आप भविष्य का जो है बिजली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भविष्य का बिजली या भविष्य के ईंधन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो पानी की प्राप्ति होगी। पारे का मुख्य अयस्क होता है। तो पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है, इसे याद रखिएगा। सीने बार क्या होता है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का, आयरन पायराइट लोहे का तथा पायरोलसाइट मैग्नीज का अयस्क होता है। ठीक है, तो पारे का अयस्क क्या होता है? सीने बार। और बॉक्साइड का अयस्क होता है एल्यूमिनियम और पायराइट का अयस्क होता है लोहा। ठीक है, और पायरोलूसाइट इसका जो अयस्क होता है क्या होता है? मैग्नीज होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, आयरन पायराइट का लोहा और पायरोलूसाइट का क्या होता है? मैग्नीज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? देखिए कितने पेपर में आ चुका है, कितनी बार आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं बिहार APOGS 2009 में आया है, BPSC प्री में आया है, 4 थर्ड में इसमें BPSC प्री 1999 में आया था। तो यानी ये बहुत सारे पेपर में आ चुका है आपका। बात करें अगले क्वेश्चन की, ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो ब्यूटी पार्लर में जो बाल संवारा जाता है उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा इसका उपयोग जीवाणु और कीटाणु को नष्ट करने में भी किया जाता है। अब बताएं, सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा पानी में। अगर आप
सोडा पानी पीते हैं तो आप डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो सोडा हमारे शरीर के हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ज़्यादा सोडा नॉर्मल ठीक है। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो सर्वाधिक सक्रिय क्या है, फ्लोरीन रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जो है आपका सर्वाधिक सक्रिय होता है फ्लोरीन, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मिश्र करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषममांगी मिश्रण है। मिश्र धातु गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील होते हैं। तो इसमें आपका सेकंड जो है सही हो जाएगा, यानी ये गलत है आपका। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी नहीं बल्कि समांगी होता है, ठीक है। सममांगी मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को हटाता है, पाइसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, वनस्पति तेल, वसा और कास्टिक पोटाश के जलीय विलय को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है 8 और हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। तो 8:1 की मात्रा में जल में द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 8 और 1 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं, इसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो इसमें आपका क्षारीय होना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए जो पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्षारीय होना चाहिए, तब जाके आपका दांत जो है साफ होता है। और बात करें इसके स्वभाव की, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है इस पेस्ट को, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो कि हमारे मुख में उपस्थित दांतों को क्षति पहुंचाने वाले अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके उनको उदासीन बना देते हैं। और उदासीन आप जानते हैं 7 pH पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, प्लेटिनम को और क्या कहते हैं? देखिए, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। तो न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है और न ही ऑक्सीकृत होता है वायु में, ओके। और प्लेटिनम को आप सफ़ेद सोना, प्लेटिनम को श्वेत धातु के भी नाम से जानते हैं। फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो फुलेरिन या फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल उपयुक्त में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कितनी परमाणु संख्या से बना होता है, 60 परमाणु संख्या से बना होता है, ओके। अगला, अच्छा यहाँ पे देखें जो है फुलेरिन का सबसे साधारण रूप क्या है, बकमिनिस्टर सबसे साधारण रूप होता है। गोलाकार फुलेरिन को बॉकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। बेलनाकार फुलेरिन को कार्बन नैनो ट्यूब भी कहा जाता है और फुलेरिन की संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, ये बात आपकी सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं और ये बात गलत है। यूरेनियम आपका जो है सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पे A सही 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जबकि चांदी, सोना, प्लेटिनम, मरकरी जो है जैसे इसके उदाहरण हैं, ठीक है, उत्कृष्ट धातुओं के। अब बात करें यहाँ पे, ये धातुएं मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाई जाती हैं। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्षरण क्या होता है, ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है। ये सिर्फ चिप्स वाले में ही नहीं बल्कि आप जितने भी पैकेट वाले जो नमकीन आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। देखते हैं आप, फुला फुला पैकेट होता है तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि जो भी चीज़ें इसमें हैं वो खराब ना हो। ओके, तो नाइट्रोजन क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट, उसे एंटीऑक्सी करता है। ओके, मतलब उसे जो है खराब होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है और यही बात आपका कहीं ना कहीं सही है। CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। अच्छा, हमें और पढ़ना होगा, ठीक है। CO शरीर से पानी को निकालता है, ये बात बिल्कुल गलत है। CO शरीर में प्रोटीन, देखिए क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जो है हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, फैल जाता है। क्योंकि रक्त का जो प्रसंचरण है, जो रक्त में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबसे ज़्यादा किसको अट्रैक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन वहाँ पे कहीं ना कहीं दब जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमलगम किसकी मिश्र धातु है। अमलगम तो ये पारा की मिश्र धातु है। आप पारा जानते हैं, तापमान आप तापमापी में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा पारा, मरकरी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय कार्बन यानी क्रिस्टलीय कार्बन का जो है अक्रिस्टलीय, जो क्रिस्टलीय कार्बन नहीं है उसका शुद्धतम रूप है। तो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये चीनी चारकोल हो जाएगा, चीनी चारकोल हो जाएगा। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं, जस्ता एवं तांबा, ये क्या हैं, पीतल के घटक हैं। इसमें कॉपर जो है 70%, जस्ता इसमें क्या होता है 30% होता है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाया जाता है, जबकि जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पीतल का उपयोग मूर्ति बनाना, बर्तन तथा अन्य धातु वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो तांबा जो है संयुक्त और जो है मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, लेकिन जस्ता आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो ये स्ट्रासियम के फूटने से पटाखा में क्या होता है, स्ट्रासियम के कारण ही पटाखा में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, स्ट्रासियम को कहते क्या हैं, डिनोट करते SR से, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब हरा रंग पूछे तब क्या होता है, ये बेरियम के कारण होता है और लाल रंग स्ट्रासियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है। देखिए ग्रेफाइट आपका हल्का, मतलब क्या होता है, नरम होता है, पिक मारेंगे तो टूट जाएगा। हीरा आपका कठोर होता है, उनकी कठोरता समान है। देखिए समान नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब
ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी विद्युत चालकता समान है, विद्युत चालकता भी समान नहीं है, ठीक है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, ये बात इनकी सही है कि ग्रेफाइट और हीरा एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं। तो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, ये बोरॉन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे हम पढ़ ले एक्सप्लेनेशन इसका। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम और पोलोनियम। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है उपधातु के। और उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का पूछा है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे H2O भी है, तो H2O आप नहीं लगाएंगे। ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम के नाम से भी, टेरियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे D2O हो जाएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। ड्यूटेरियम के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर भारी जल का एक अणु बनाते हैं। ओके, तो 2 परमाणु होता है ड्यूटेरियम का और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। ये मिलकर क्या करते हैं? भारी जल का एक अणु बनाते हैं। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये नाभिकीय विघटन क्रिया के समय पे न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको धीमी करने के लिए, मंदक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित, उत्पादक और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। लास्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो पेंसिलों में आप देखते हैं ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा केमिस्ट्री का क्लास था और तो हमने जो है 35 क्वेश्चन किए हैं और ये आपकी दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। आप जानते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो उसमें जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि आप इस बार क्या होगा, आपके पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस पे ध्यान देना। और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और यही चीज़ मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अगर होती रहेगी तो आप अपना पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? तो सारी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, आप सारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया अदर जगह पे आप जुड़ जाइए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, और आप हमें थ्रेड, इन जगहों पे आप हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे हमारे चैनल पे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारी लिंक प्रोवाइड की गई है। आप सारी लिंक को जो है क्लिक करके वहाँ पे जाके फॉलो के बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करके। अगर आप डेली अपने साथियों को शेयर करते हैं तो आप अपना जो है अपना भी एक तरफ आप तैयारी करते रहेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। कई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें बहुत टाइम जाता है। बात मेहनत करने की नहीं होती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। 4 से 5 घंटे चले जाते हैं पूरी क्लास को तैयार करने में। तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।